Consider the following statement regarding asteroids. Asteroids are rocky debris of varying size orbiting the sun. तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स के बारे में स्टेटमेंट्स है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि एस्ट्रॉइड रॉकी डेब्रिस है जो सन के ऑर्बिट में रहता है, वो अलग अलग साइज़ का होता है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर लार्ज एंड 100 किलोमीटर। बहुत सारे एस्ट्रॉइड छोटे होते हैं, उनका डायमीटर बड़ा और 100 किलोमीटर जितना भी बड़ा हो सकता है। The orbit of asteroids lies between orbits of Jupiter and Saturn. जो जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो ऑर्बिट है उसमें एस्ट्रॉइड्स रहता है। ऑफ दिस स्टेटमेंट 1, 2 and 3 are correct, B 2, 3 are correct, C 1 and 2 are correct, D 1 and 3 are correct. C. Statement 1 is correct. Asteroids orbits the Sun in an elliptical path similar to planets. They are rocky remnants from the early formation of the solar system about 4.6 billion years ago. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इसमें एस्ट्रॉइड को ऑर्बिट जो एलिप्टिकल पाथ में रहता है सेम रहता है प्लैनेट से। सोलर सिस्टम का अर्ली फॉर्मेशन में यह एस्ट्रॉइड जो था वो बचा हुआ रॉकी पार्ट था और ये 4.6 मिलियन ईयर अगो जब सोलर सिस्टम बना था तब ये एस्ट्रॉइड जो है एक पत्थर का रेमिनेंट था, पत्थर का बचा हुआ हिस्सा था। देयर कंपोजिशन इंक्लूड मेटल, सिलिकेट्स एंड कार्बन रिच मटेरियल। इनके कंपोजिशन में क्या आता है? मेटल्स आता है, सिलिकेट्स आता है, कार्बन रिच मटेरियल आता है। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। मोस्ट एस्ट्रॉइड्स आर मच स्मॉलर, टिपिकली लेस देन 1 किलोमीटर इन डायमीटर। स्टेटमेंट 2 क्या रहता है? करेक्ट है। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड जो है 1 किलोमीटर डायमीटर से भी छोटा होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स इन द सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉइड्स मिलियंस में होते हैं सोलर सिस्टम, रेंजिंग द साइज फ्रॉम टाइनी पेबल टू मैसिव बॉडीज। इनका साइज जो है छोटे छोटे पेबल से लेकर मैसिव बॉडी जितना होता है। स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। Incorrect. Most asteroids are located between the orbits of Mars and Jupiter, not Jupiter and Saturn. ज़्यादातर एस्ट्रॉइड जो रहता है मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ना कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट्स which contain the majority of known asteroids. ये रीजन जिन्हें मेन एस्ट्रॉइड्स बेल्ट कहा जाता है, इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। सम एस्ट्रॉइड्स सच एज ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स शेयर ऑर्बिट विद जुपिटर but are not found in the region between Jupiter and Saturn. कुछ एस्ट्रॉइड्स जैसे कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स जो जुपिटर का ऑर्बिट शेयर करता है वो इस जुपिटर और सैटर्न के बीच में कभी मिलता नहीं है। सो ज़्यादातर एस्ट्रॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है और जुपिटर और सैटर्न के बीच में नहीं होता है। तो ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड्स का बेल्ट है उसको बोलते हैं मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट्स।
तो इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स रहते हैं, जिसमें से कुछ ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स भी है जो जुपिटर के साथ ऑर्बिट शेयर करता है, लेकिन वो सैटर्न और जुपिटर के बीच में नहीं है। The group of small piece of rock revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called। तो यहाँ रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस के ग्रुप्स सन के आसपास रिवॉल्व होते रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? ए मीटियोर्स, बी कॉमेट्स, सी मीटियोराइट्स, डी एस्टेरॉइड्स। आंसर है डी ऑप्शन, मेटेओराइट्स। Asteroids are rocky objects that orbit the sun, primarily found in the asteroid belt between Mars and Jupiter। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स का बेल्ट होता है। यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स होता है, रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो सन को ऑर्बिट करता है। दे आर रिमेनेंट फ्रॉम अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का एक बचा हुआ हिस्सा है। दे वैरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल पेबल टू सेरे विच इज़ नियरली 946 किलोमीटर इन डायमीटर एंड क्लासिफाई एज ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये जो छोटे छोटे पेबल जो है अलग अलग साइज़ के होते सेरे तक, ये 946 किलोमीटर तक होता है डायमीटर में और क्लासिफाई होता है ड्वार्फ प्लैनेट में। ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट है, ए बी सी इनकरेक्ट है। मीटियोर्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट लाइक एस्ट्रॉइड्स। मीटियोर जो है सन के आसपास रिवॉल्व नहीं होता है जैसा एस्ट्रॉइड्स फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है। दे आर स्मॉल स्पेस डेब्रिस और फ्रैगमेंट्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स दैट enter the Earth atmosphere and burn up to friction with the air, producing a bright streaks of light commonly called shooting stars। तो ये मीटियोर जो है ये स्पेस डेब्रिस या मतलब एस्ट्रॉइड के फ्रैगमेंट्स होते हैं या कॉमेट्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर में आता है। जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो एक फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन की वजह से वो मीटियोर एस्ट्रॉइड जल जाता है, एयर के साथ फ्रिक्शन करने की वजह से जल जाता है और वो लाइट दिखाता है। तो ऐसा लगता है कि टूटता हुआ तारा गिरा, तो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो मीटियोरॉइड्स है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ के कांटेक्ट में आता है, एयर के साथ फ्रिक्शन में आता है तो वो ऐसा जल जाता है। इसीलिए इस मीटियोर्स को शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। कॉमेट्स आर नॉट कन्फाइंड टू द रीजन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर्स। कॉमेट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं होता। कॉमेट्स आर आइसी सेलेस्टियल बॉडी दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द क्यूपुलर बेल्ट और ऊट क्लाउड फार बियॉन्ड नेपट्यून्स। कॉमेट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में के रीजन में नहीं होता। कॉमेट जो है एक आइसी सेलेस्टियल बॉडी है जो क्यूपर बेल्ट या फिर ऊट क्लाउड्स से ओरिजिनेट होता है जो नेपट्यून्स के बाहर है। दे फॉलो हाईली एलिप्टिकल orbits around the sun and develop a glowing coma and a tail when they approach the sun due to ice sublimates। जब ये जो कॉमेट्स जो है सन से हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो ये जो है कॉमेट जो है दो पार्ट में बदल जाता है। एक तो ये हेड हो जाता है और दूसरा ये टेल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेड जो है वो एक आइस का गोला है, जब स्पेस में ये घूमता है तो ये आइस का गोला दिखता है।
लेकिन जैसे सन के कांटेक्ट में आता है तो ये आइस का गोला मेल्ट होके लिक्विड में नहीं बदलता, मेल्ट होके वो गैस में बदल जाता है। और यही जो गैस जो है वो तेल बनाता है, ठीक है, यही तेल बनाता है। क्यों ये तेल कैसे बना? क्योंकि आई जो है सन के कांटेक्ट में आया और वो सब्लिमेशन में चला गया। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड जो है लिक्विड में नहीं बदलता, डायरेक्ट वो गैशियस स्टेट में बदलता है। तो ये आई जो है सन के कांटेक्ट में आता है और ये आई जो है मेल्ट होता है गैस के फॉर्म में और इसीलिए तेल फॉर्म होता है। और जैसे सन से दूर चला जाता है वापस ये आइस का गोला बन जाता है और तेल गायब हो जाता है। Meteorites are meteors that survive their passage through Earth's atmosphere and land on Earth's surface. Meteorite जो है meteors है जो सर्वाइव करता है पैसेज में अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू और अर्थ के सरफेस में आता है। अनलाइक एस्ट्रॉइड दे डू नॉट ऑर्बिट द सन। और मीटियोर्स जो है वो एस्ट्रॉइड्स के जैसा सन के ऑर्बिट्स में नहीं है। मतलब मीटियोर जो है मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स बेल्ट्स में ऑर्बिट में नहीं है और ना ही सन का वो चक्कर लगाता है, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स के जैसा। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है डी, जो है कि एस्ट्रॉइड्स ये छोटे छोटे रॉक्स के ग्रुप से जो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। Which one of the following star is nearest to the earth? Sun. Which one of the following star is nearest to the sun? अर्थ के नज़दीक कौन सा स्टार करीब होता है? ए पोलारिस, बी अल्फा सेंचुरा, सी सन, डी साइरस। सी द सन पोजिशन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम is the closest star to Earth with a distance of roughly 93 million miles, approximately 8 light minutes. Its proximity make it crucial for life on Earth. So सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर पर है। ये अर्थ का सबसे नज़दीक वाला तारा है जो 93 मिलियन माइल्स मतलब 8 लाइट पर मिनट दूर है। मतलब सन का लाइट को अर्थ तक पहुँचने के लिए 8 मिनट लगता है। उतना लाइट का डिस्टेंस अर्थ में कितना टाइम तक पहुँचेगा उससे सन या कोई भी स्टार का पोजीशन डिटरमाइन होता है। तो करेक्ट आंसर इज सन। डी इनकरेक्ट है। साइरियस नहीं। साइरियस इज ऑल्सो नोन एज डॉग स्टार, is one of the most brightest star visible from Earth. However, it is located approximately 8.6 light year away and is significantly further than Sun. साइरियस जो है उसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। ये ब्राइटेस्ट स्टार है जो अर्थ पे विजिबल है, लेकिन वो 8.6 लाइट ईयर अवे है। मतलब साइरियस स्टार जो है उसका लाइट को अर्थ में पहुंचने के लिए 8.6 ईयर लगेगा, ठीक है। तो इतना दूर है वो, भले वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है, और वैसे भी वो सन से भी ज़्यादा दूर है। Which of the following condition is the most relevant for the presence of life on Mars? कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मार्स में लाइफ का प्रेजेंस काफ़ी रेलेवेंट है? ए एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, बी थर्मल कंडीशंस, सी occurrence of ice caps and frozen water, डी occurrence of ozones। C. The occurrence of ice cap and frozen waters। आइस कैप्स और फ्रोज़न वाटर का अकर होना।
The presence of ice cap and frozen water is the most critical condition for the potential existence of life on Mars. तो यहाँ पर मार्स का लाइफ होने का पोटेंशियल का प्रूफ ये है कि मार्स में आइस कैप और फ्रोज़न वाटर मिला है, तो इसमें मार्स का लाइफ होने का चांस ज़्यादा है। वाटर इज़ फंडामेंटल फॉर लाइफ एज वी नो इट। वाटर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। द प्रेजेंस ऑफ फ्रोजन वाटर आइस कैप्स ऑन मार्स सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर अंडर सर्टेन कंडीशन, मेकिंग इट द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर लाइफ। तो यहाँ पर फ्रोज़न वाटर आइस कैप्स का मार्स में प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि लिक्विड वाटर का पॉसिबल चांसेस है, ये क्रूशियल फैक्टर है लाइफ में। Recent discovery of underground water reserve beneath the Martian surface further highlight its importance। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व का डिस्कवरी होता है मार्स के सरफेस में, जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स करता है। PW only IS extra edge Mars, the fourth planet from the Sun, is often called red planet due to its iron-rich reddish surface। मार्स जो है सन का फोर्थ प्लानट है, उसे रेड प्लानट बोलते हैं। ये आयरन रिच रेडिश सरफेस प्लानट है। इट हैज़ थिन एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो इसमें मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसमें नाइट्रोजन आर्गन रहता है। मार्स हैज़ पोलर आइस कैप, लार्ज वोल्केनो लाइक ओलंपस मॉन्स एंड कैनियन सिस्टम नोन एज वैली मैरिनर्स। मार्स के पास पोलर आइस कैप है, बड़े वोल्केनो जिसे ओलंपस मॉन कहते हैं, कैनियन सिस्टम में जैसे वैलीज मैरिनर्स कहते हैं। द प्लैनेट एक्सपीरियंस सीजन्स द स्टॉर्म एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ये प्लैनेट जो है सीजन द स्टॉर्म टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एक्सपीरियंस करता है। साइंटिफिक इंटरेस्ट इन मार्स स्टेम्स फ्रॉम एविडेंस ऑफ ancient rivers, lakes and possible surface water, making it a key target in the search for past or present life। मार्स में साइंटिफिक इंटरेस्ट ये है कि एंशियंट रिवर का एविडेंस मिलता है, एंशियंट रिवर, लेक्स और वाटर का सरफेस का एविडेंस मिलता है, और वो लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और पास्ट के बारे में टारगेट करता है। डायमंड रिंग इज़ अ फेनोमेना ऑब्जर्व्ड। डायमंड रिंग एक फेनोमेना है। एट द स्टार ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स का स्टार एट द एंड ऑफ अ टोटल सोलर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स का एंड सी ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रायल। तो टोटलिटी ट्रायल का पेरिफेरल रीजन के अलोंग। डी ओनली इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रायल, टोटलिटी ट्रायल का सेंट्रल रीजन में सिर्फ। सी डायमंड रिंग phenomena is a striking optical effect observed during total solar eclipse। डायमंड रिंग phenomena जो है ये एक स्ट्राइकिंग ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं जो टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं। इट occur when a small sliver of the sunlight is visible around the edge of the moon, creating the appearance of brilliant diamond resting on a luminous rings। तो यहाँ पर डायमंड रिंग जो है वो सनलाइट का छोटा सा सिल्वर है, विजिबल है उनके एज में, वो ब्रिलियंट डायमंड का अपीयरेंस देता है जो लुमिनस रिंग दिखाता है। दिस इफेक्ट एज इज टिपिकली सीन मोमेंट जस्ट बिफोर द एक्लिप्स reaches totality immediately after it ends। तो ये जो डायमंड रिंग इफेक्ट जो है ये एक्लिप्स में पहुंचने से पहले टोटली दिखाते हैं, इमीडिएटली उसके बाद ख़त्म हो जाता है। So C is the answer, only along the peripheral region of the totality trial। totality trial का peripheral region के along।
The diamond ring phenomena is a striking optical effect observed during total solar eclipse. डायमंड रिंग जो है ये एक स्ट्राइकिंग ऑप्टिकल इफेक्ट है जो टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे दिखता है. It occurs when a small sliver of the sun light is visible along the edge of the moon, creating the appearance of the brilliant diamond resting on a luminous rings. तो यहाँ पर सन लाइट का छोटा सा सिल्वर दिखाई देता है मून के एज के अराउंड. ब्रिलियंट डायमंड अपीयरेंस दिखता है लुमिनस रिंग में. This effect is typically seen moment just before the eclipse reaches totality or immediately after it ends. तो यहाँ पे इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है इक्लिप्स में आने से पहले या टोटली या इमीडिएटली एंड होने तक.